एग्ज़ाम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पर लूप होल्स रह रहे हैं। हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, कंटेंट होता है इतनी बड़ी तैयारी में, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मैंने ओनली एक इंटरव्यू दिया था इस बार, और वो बनो IAS में ही दिया था। यहाँ पे मुझे 193 मार्क्स ही बताए थे और मेरे वहाँ पर भी 193 मार्क्स ही आए थे। इंटरव्यू में देखा जाए तो सर आपका गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हर कोई कर सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ी एक बेहतर गाइडेंस हो। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मीना, जिन्होंने रैंक 794 प्राप्त की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के एग्ज़ाम में। तो हेलो जितेंद्र, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, तो आज हम जितेंद्र से बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जितेंद्र, आप बताइए कि आपका जो सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान है, ये कब हुआ, आपके मन में कब आया कि आपको तैयारी करनी है सिविल सर्विस? देखो सर, अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो वो मेरे अंदर फर्स्ट टाइम आया था 12th के बाद। IIT में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अच्छा। तो उसके बाद जो मुझे सबसे बेटर ऑप्शन लगा था वो मुझे सिविल सर्विसेज ही लगा था। तो उसमें फिर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। वो जयपुर में मीना हॉस्टल एंड स्टडी सेंटर से हर साल कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर सेलेक्ट होता है और वहाँ पे सीनियर्स फिर हमें उस बारे में बताते हैं। मुझे वहाँ से पहली बार UPSC की तरफ जो रुझान हुआ था। और उसके बाद जो मैंने UPSC की तैयारी करी थी, मैंने उस टाइम ग्रेजुएशन मैथ साइंस छोड़ के फिर BA किया था इसी पर्पज़ से। अच्छा। हाँ। सो मतलब आपका PCM था 12th तक। हाँ। और उसके बाद आपने BA। हाँ। तो आपके पास बेसिकली वो एक इंजीनियर वाला सेट स्किल भी रहा और ह्यूमैनिटीज़ वाला टच भी आ गया। हाँ। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आजकल देखने में आ भी रहा है कि काफ़ी बच्चे 12th तक PCM रख के और फिर 12th के बाद BA प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं सिविल सर्विस को लेकर, जो पहले से तैयार है। सो जितेंद्र, इसी में आप ये बताइए कि आपने जैसे स्टार्ट कब UPSC की जर्नी की अगर हम बात करें, तो आपने कब स्टार्ट किया और वो जर्नी कैसे आगे, और ये सक्सेस तक का पड़ाव और स्टार्टिंग पड़ाव, इसके बीच की स्टोरी बताएं। अगर प्रॉपर UPSC के स्टार्ट की बात करें तो वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही किया था। ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि ग्रेजुएशन में मैं 12th तक देखा जाए तो मैं PCM से था, तो मुझे आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ थी उससे थोड़ा एक भय था अंदर, कहीं ना कहीं कुछ होगा या नहीं होगा। तो उस वजह से मैंने 3 साल अच्छे से ग्रेजुएशन को दिए थे और उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। शुरुआत के 1-2 साल मैंने बेसिक को समझा था अच्छे से, NCERT वगैरह को, और हम कोविड से पहले कोचिंग के लिए ट्राई भी किए थे। लेकिन कोविड की वजह से हम कोचिंग बीच में ही छूट गई थी हमारी। तो फिर मैंने दोबारा कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। तो मैंने जयपुर से रहकर ही तैयारी की थी फिर उसके बाद प्रॉपर सेल्फ स्टडी के थ्रू। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और फोर्थ में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। सो बेसिकली आपके शुरू के 2 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स ना होने की वजह से वो जर्नी में आप आगे नहीं पहुंच पाए। पर तीसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे। और चौथा अटेम्प्ट जो कि आपका ये 2025 की एग्ज़ाम थी और दूसरा इंटरव्यू भी था। तो उसमें जितेंद्र ने क्लियर किया। अब यहाँ पे जब आपने बताया कि स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ना निकाल पाना, तो ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है कई बार। तो उस दौरान जो है अपनी मनोस्थिति को और उस दृढ़ निश्चय को बनाए रखना, वो फेज़ को ज़रा बताइए, वो कैसा पल था वो? देखो, उस टाइम हमें ऐसा लगता है, एक बार 2 तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती है कि हम इसको कंटिन्यू रखें या फिर हम किसी और रास्ते की तरफ जाएं। जिसे हम सेकंड ऑप्शन कहते हैं, उसकी तरफ जाएं। मेरे माइंड में भी ये आया था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे दोनों पेपर क्लियर नहीं हुए थे प्रीलिम्स के। सेकंड पेपर में मेरा CSET क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे पास वो एक मोटिवेशन था कि कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेबल हूँ। तो मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे अगली बार दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। और मेंस का ऐसा था कि मैंने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रखी थी और हमेशा से जो रिटर्न पोर्शन था वो मेरा काफ़ी अच्छा था। तो मुझे मेंस पे यकीन था कि मैं मेंस कर लूँगा और मुझे उसमें सफलता भी मिली थी। तो उसमें मोटिवेशन के लिए जो हमें करना चाहिए वो हमें ये करना चाहिए, जो मुझे लगा था कि हमें एक बार हमारी कमजोरियों को फिर से देखना चाहिए। एग्ज़ाम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पर लूप होल्स रह रहे हैं हमारे।
तो उनसे फिर हमको अगर लगता है कि हमारी कमजोरी रही है तो फिर हमारे अंदर एक चीज़ आती है कि हमने अपना 100% नहीं दिया, तो क्यों ना एक बार 100% के लिए ट्राई कर लिया जाए, तो वही एक मोटिवेशन आता है। जी जी। सो जितेंद्र, आपने बताया कि आपका मेंस स्ट्रांग था, ये आपको पहले से पता है। हाँ। सो ये आपने देखा होगा कई बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं, यस। तो आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस नहीं रहता है। उसमें एक कारण ये भी रहता है कि बच्चों को ये समझ में आता है कि पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। यस सर। राइट। सो आपने इस आंसर राइटिंग को स्टार्टिंग फेज़ में कैसे आप इसको कमांड में ला पाए? आप क्या करते थे जिससे आपको ये महसूस हुआ कि मेंस आपके हाथ में, आपके पकड़ में है? वो क्या-क्या चीज़ें करी आपने? उसके लिए जो शुरुआत में तो मैंने ये किया था कि जो अपने मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को देखा था कि क्वेश्चंस की वास्तव में डिमांड क्या होती है। एक तो क्या करते हैं कि जैसे हम शुरुआत में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, हम पढ़ते गए थे, पढ़ तो लेते हैं, हमें चीज़ें याद भी होती हैं, लेकिन हम उसे क्वेश्चन की डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। मेंस में मेजरली ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए ये किया था कि मैं शुरुआत में लिखता नहीं था, क्वेश्चंस को लेता था किसी कोचिंग के भी या PYQ को, और उनको सोचता था कि मैं इनकी फ्रेमिंग कैसे कर सकता हूँ, इनको कैसे लिख सकता हूँ ओनली माइंड में। हाँ, करते थे आप मन में। बस उसी की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया था। ओके। पर आपने, अगर हम कहें कि आपका जो पहला मेंस था, जो तीसरा अटेम्प्ट था, सो जो कि हम 2024 की परीक्षा। यस सर। तो 2024 के मेंस से पहले और अपनी तैयारी से लेकर 2024 के मेंस तक आपने कितने प्रश्नों के आंसर लिखे होंगे, अगर ऐसा कुछ हम आंकलन लगा पाए तो? अगर ये देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखे थे। मैंने लगभग मेंस से पहले 2024 के प्रीलिम्स से पहले लिखे थे। लगभग मैंने 10 टेस्ट के आसपास लिखे थे। वो मैंने 200-250 हाँ आंसर हाँ इतने लिखे थे मैंने। और उसके अलावा ऑप्शनल के मैंने 4-5 टेस्ट लिखे थे, ऑप्शनल के बस इतने लिखे थे। फिर मैंने जो बाकी ऐसे वगैरह लिखा था, पहले 1-2 ट्राई किए थे क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज अलग से आती है। फिर मैंने वो प्रीलिम्स के बाद लिखे थे मेजरली। तो इसका मतलब आपने काफ़ी हद तक पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी। लिखित माध्यम से उतनी नहीं होती, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से आपके होल्ड में था। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी कि मुझे ये पता था कि मेरी स्पीड ठीक है तो पेपर छूटेगा नहीं। अच्छा, ये था। हाँ, स्पीड। हाँ, आप लोग तो एक फ्रेशर को, एक बिगनर बच्चे को अपने पहले मेंस से पहले कितने प्रश्नों का अभ्यास कर लेना चाहिए एटलीस्ट, ताकि उसका मेंस ना रुके? आप एक रफ आइडिया अगर देना चाहें। देखो, ऐसे क्वेश्चनों की काउंटिंग तो मैं नहीं बता पाऊँगा देखो अभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें, जैसे अभी हमारे 2013 से और 2025 के PYQ हैं, हमें मेजरली उन क्वेश्चंस की तो ज़्यादा नहीं तो उन क्वेश्चंस की तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी ही चाहिए। वो तो ये है कंपलसरी, मान लीजिए आप ऑप्शनल के भी और GS के भी। और हमें ऐसे पे भी ज़्यादा नहीं है तो उन ऐसेज में से हमको ज़्यादा भी नहीं तो अगर एक साल में हमारे पास 8 ऐसे आते हैं तो हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल के ऐसे तो हमें लिख लेने चाहिए। सो क्योंकि PYQ का जिक्र हुआ तो मैं बताना चाहूँगा, बनवाइस की जो 47 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, वो भी थीम वाइज सेग्रीगेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए जितेंद्र आप, कि अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है इलेक्शन कमीशन या एंटी डिफेक्शन पढ़ रहा है, जिसमें मेंस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के, वो एक जगह पे उसे मिल गए, तो उसकी प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे से कर सकता है। सेग्रीगेटेड जुडिशरी पे जैसे सारे क्वेश्चन एक जगह पे मिल गए, तो उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी सेम चीज़ एथिक्स और सभी जितने GS के टॉपिक्स हैं, तो उन सब पे। और मतलब इसी में जब वो आपने बताया कि आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर, तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे एक ऐसी हैबिट डाल दे एस्पिरेंट की, डेली आंसर राइटिंग कर रहा है वो, कुछ ना कुछ लिख रहा है ज़रूर, भले ही वो 2-4 क्वेश्चन ही लिख रहा हो, एक क्वेश्चन लिख रहा हो, बट कुछ बहुत रेगुलर डेली बेसिस पे अगर वो आंसर राइटिंग करता है, तो ये कितना हद तक कंट्रीब्यूट करता है उसकी सक्सेस में, और कितना जल्दी वो बच्चा निकाल सकता है जब वो मेंस लिखेगा? देखिए सर, इस बारे में मैंने जो 2024 का मेरा अटेम्प्ट क्लियर हुआ था, मुझे लगता है कि इस चीज़ का योगदान था, क्योंकि मैंने भी एक टेलीग्राम पर एक सर थे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, वो डेली एक क्वेश्चन देते थे हमें प्रीवियस ईयर से।
तो डेली उसको लिखना था। हाँ। और उसके अलावा जो प्रीलिम्स के लिए भी डेली इवनिंग टाइम पे मैं कम से कम 2-3 कोचिंग्स के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करता था। प्रीलिम्स पे भी, प्रीलिम्स पर भी। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि उससे क्या रहता है कि जो हमारा माइंड सेट होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बना रहता है, उस दिशा में चलता रहता है। यस सर, यस। सो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर रेगुलर हैबिट में आप लाते हैं तो उससे सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी, जैसा आप देख सकते हैं जितेंद्र हमारे साथ हैं और बता भी रहे हैं। सो अब हम नई चीज़ नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जितेंद्र, कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल से आते हैं आप। यस सर। सो ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल थोड़ा सा वास्ट है और अच्छा खासा टाइम बच्चे को देना पड़ता है उसके रिवीजन और उन सब चीज़ों को याद करने में भी और सारी चीज़ें। सो हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर कैसी अप्रोच होनी चाहिए एक बच्चे की, अगर वो हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाह रहा है या ले लिया उसने? मैंने देखो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो उसके बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मुझे ऑप्शनल क्या रखना है। तो मेरे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन मैंने जब पूरा ओवरऑल देखा यूपीएससी की तैयारी को, उसके पैटर्न को समझा, तो मुझे लगा कि हिंदी और हिस्ट्री में से मैं एक ऑप्शनल ले सकता हूँ। फिर मैंने दोनों के बेनिफिट्स देखे कि इनके क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे हिस्ट्री में लगा था कि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन हमें प्रीलिम्स में और मेंस में जीएस के फर्स्ट पेपर में और ऐसे में, एथिक्स में, एग्जाम्पल्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री में फिर एमए किया था। अच्छा, हिस्ट्री में आपने? हाँ, तो वहाँ से मुझे हिस्ट्री की बेसिक समझ हुई थी। उसके बाद अगर हम इसके सिलेबस पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सिलेबस को लेकर कि हिस्ट्री का जितना हम सिलेबस बताते हैं वो कहीं ना कहीं जीएस में कम हो जाता है और प्रीलिम्स के लिए भी कम हो जाता है। तो सिलेबस ओवरऑल वहीं जाके उतना ही रहता है जितना और सब्जेक्ट का रहता है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है जितना भी हम, जितने मैंने भी सुना है सर, आपसे नहीं, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है ये बात। लेकिन और फिर दूसरी बात आती है हमें हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ने की। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ने का हमें क्या एक चेंजेज के बेसिस पे पढ़ना चाहिए। जैसे हम एंशिएंट से चलते हैं, तो मैं जब हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ता था तो मेरा ऐसा था कि मैं एंशिएंट से स्टार्ट होकर सीधा मॉडर्न तक ख़त्म हो जाती थी, तब तक पढ़ता था उसको रेगुलर। तो उससे क्या रहता है कि फ्लो बना रहता है, हमें चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं। और मेंस के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो उसी बेसिस पे आते हैं, चेंजेज के बेसिस पे, एक युग से दूसरे युग में हम जाते हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था हिस्ट्री। सो हिस्ट्री टफ नहीं है जैसा माना जाता है, और याद करने का, जैसे कुछ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं बहुत चीज़ें, तो रटने का कितना? सर मैंने सच में नहीं रटी थी चीज़ें। मैं बस चीज़ों को नॉर्मल पढ़ता था। एक बार में अगर मुझे ऐसे लगता था कि समझ नहीं आ रही है तो मैं उस चीज़ को फिर से पढ़ लेता था, उसी पेज को। और पढ़ने में मेरा एक चीज़ जो मुझे लगती है कि हम समझ कर क्या पढ़े, रट कर क्या पढ़े, इसमें डिफरेंस क्या है मेजरली। तो हम जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे मैं बनो आईएएस कोचिंग में आया हूँ, तो इसमें मैं वर्ड का मतलब पता है मुझे। मैं बनो आईएएस एक कोचिंग है, मैं आया हूँ, मैं और आया दोनों वर्ड का हमें मीनिंग पता है। तो ये समझना होगा, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर हमें उस चीज़ का मीनिंग पता है तो हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, कंटेंट होता है इतनी बड़ी तैयारी में, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। आंसर राइटिंग की इतनी मास्टरी हो जाती है कि कुछ भी दे दो, 2 पेज उस पर लिखी देना है। सर, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल सही बात। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे इंटरव्यू। यस सर। ठीक है। सो इंटरव्यू के अंदर मतलब कुछ स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स होते हैं, कई बार उनके मन में ऐसा होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले कुछ, मतलब उनका फोकस प्रीलिम्स मेंस पे तो रहता ही है। यस सर। बट ये भी रहता है कि इंटरव्यू हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सो एक्टिवली क्या आपने कभी इस बारे में सोचा था कि इंटरव्यू की इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ तैयारी करना है, या फिर ये एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस था जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग होती गई समय के साथ, कंटेंट पढ़ते पढ़ते, और क्या जो फ्रेशर है वो सुनना चाहेंगे इसको? देखो, इंटरव्यू में हमें 2 चीज़ों पर मेजरली फोकस होता है। एक तो नॉलेज होती है, जो हमें क्या, हम जो कंटेंट पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पर वो हमारे पास अपने आप आ जाती है। दूसरी बात होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है।
हम अपने आप को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, हमें जो चीज़ याद हैं आती हैं उन्हें हम किसी को कैसे बताते हैं। तो इसके लिए देखो, जो मैंने 2024 का इंटरव्यू दिया था, मैंने भी उस टाइम इस चीज़ पर कभी इतना गौर नहीं किया था, तो मेरे 130 मार्क्स थे ओनली। फिर मैंने उसके बाद जैसे 2025 का इंटरव्यू दिया था, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे प्रीलिम्स के लिए भी मैं पढ़ाता था, तो मैं अपने आप ही पता नहीं माइंड में ऐसे आ गया था कि 130 मार्क्स आए हैं तो इतने कम नहीं आ सकते। तो मैं डेली जैसे पढ़ता था, वो अपने आप एक ऐसी हैबिट बन गई थी कि मैं शाम को उसको प्रैक्टिस करता था, बोलकर अपने आप ही डेली। और मैंने ये कि मेंस के टाइम भी किया था। मुझे कई बार माइंड में ऐसा आता था कि मेंस के टाइम इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, मेंस क्लियर नहीं हुआ तो पर वो अपने आप आ जाता है। तो इन सब को देख के मुझे ऐसे लगा था कि हमें तीनों तैयारियों को, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अलग अलग नहीं देखना चाहिए, एक साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, और उसी से होगा सिलेक्शन। तो जितेंद्र, आपने इंटरव्यू बनवाया, इसमें मॉक इंटरव्यू दिया? यस सर। और आपके कितने मार्क्स आए फिर यूपीएससी सिविल सर्विस में इस साल इंटरव्यू में? देखो, बनवाई में और इंटरव्यू में एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं। और उसमें क्या आपका योगदान भी था, क्योंकि यहाँ पे मुझे 193 मार्क्स ही बताए थे और मेरे वहाँ पर भी 193 मार्क्स ही आए थे। तो मतलब जो एग्जैक्ट मार्क्स आपको बनवाए इसके इंटरव्यू पैनल ने दिए, वही एग्जैक्ट मार्क्स आपको यूपीएससी में। यस। ये तो हाँ, इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। बट ये भी है कि हमने ये देखा है कि हमारे जो मॉक इंटरव्यू के अंदर जो पैनल होता है, वो जो मार्क्स देखता है उसके आसपास ही ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स हमने देखे हैं। बट हाँ, एग्जैक्ट नंबर आना ये एक कोइंसिडेंस है। पर ये अच्छी बात है कि चलो। तो आपको, जैसे आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तो आपको यहाँ के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ के मॉक पैनल आपको कैसा लगा? मतलब आप इसके बारे में कुछ देखो, इस बार जो यहाँ मैंने ओनली एक इंटरव्यू दिया था इस बार। अच्छा। और वो बनो IAS में ही दिया था, ओनली वन। तो यहाँ का जो माहौल लगा था, मुझे काफ़ी कंफर्ट लगा था। मतलब यहाँ का जो माहौल था वहाँ से लगभग मिलता जुलता था। इस वजह से मुझे थोड़ी कंफर्टनेस ज़्यादा फील हुई थी उधर। रियल इंटरव्यू। हाँ, जैसे क्या मुझसे भी यहाँ पे जैसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था सर ने, आपको पूरी सारी एक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, कैबिनेट बनाना। हाँ, तो आपको पूरा कैबिनेट बनाना है। तो उसमें मैं काफ़ी कंफर्ट था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हुए थे वहाँ भी, मतलब लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे इर्द गिर्द। मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक है, हम कई कोचिंग्स में जाते हैं, मैं नहीं गया। देखो, मैं इसलिए नहीं गया था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस देखना था, तो मुझे एक से पता चल गया था। मुझे लगा था कि अगर कॉन्फिडेंस और कोचिंग जाऊँगा कहीं लो हो जाए। सही है। तो वो मुझे हेल्प मिली थी। मतलब आप काफ़ी हेल्पफुल मानते हैं बनवाई yes, इंटरव्यू। yes, और बाकी किसी कैंडिडेट को फ्यूचर में 26 या 2027 वगैरह में अगर देना चाहेगा तो हाँ, रिकमेंड करते हैं। यस। अब मुझे एक बार जितेंद्र वो बताएं कि जैसे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होता जा रहा है समय के साथ। यस, है ना? और काफ़ी सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते भी आगे फ्यूचर में, आएंगे भी तैयारी करने हिंदी माध्यम से। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या मैसेज या क्या प्रेरणा दोगे? क्योंकि उनको एक तरफ ये पता लगता जा रहा है कि रिज़ल्ट कम होता जा रहा है, सक्सेस रेट कम होती जा रही है vis-a-vis टू इंग्लिश मीडियम, और कहीं ना कहीं वो उस वजह से खुद को कम आंकने या सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है कई बार बच्चों का। तो आप जो फ्यूचर के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, हिंदी मीडियम में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले तो ये बात माइंड से निकाल लो कि हम हिंदी मीडियम से, सबसे बड़ी बात तो यही है इस तैयारी की। अच्छा, और यही सक्सेस का जो तरीका है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि हमें ऐसा फील करना ही नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मेरा इस बारे में एक चीज़ मानना था, अगर हिंदी मीडियम से कोई एक कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती और कमी हमारी है, यूपीएससी की नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे मैं इतना ज़्यादा यूपीएससी का कभी उस लेवल पे समझ भी नहीं सकता, होता होगा कोई चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं तो ये नहीं कह सकता। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम में हमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं कुछ जगह। तो जब हमको ये चीज़ मालूम है कि हमारा हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम होता है,
तो हम फालतू चीज़ों को सोचने के बजाय क्यों ना उस एफर्ट पर ही ध्यान दें। बिल्कुल। तो हमारे पास अब हिंदी मीडियम में अगर देखें तो मुझे लगता है कि कंटेंट की कमी नहीं है, और कंटेंट का कोई बहाना लगाए तो वो तो कमी है नहीं, क्योंकि हमें कई सारी कोचिंग्स, इंटरनेट, चैट जीपीटी चल गया, सब जगह मिल जाता है। तो हिंदी मीडियम में जो है, पहले तो माइंडसेट को ठीक करो, और दूसरी बात, हिंदी मीडियम में एक आती है मेंस में प्रॉब्लम। क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं तो बस हम जो काम के वर्ड्स होते हैं वो लिख देते हैं, हमें ऊपर से लाइन नहीं बनानी होती है अलग से, पूरा सेंटेंस हाँ, अलग से कोई मात्रा नहीं लगानी होती है। तो इन सब चीज़ों में क्या हमें मेंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए तो बस हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो लिखने की। बिल्कुल। और हमें एक थोड़ी प्रीलिम्स में हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वैसे, तो उसके लिए भी क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की इंग्लिश के जो हमारे कॉम्प्रहेंशन उनसे। और दूसरा जो हिंदी के कॉम्प्रहेंशन हैं उन्हीं को आप देखो कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आप जब कॉम्प्रहेंशन को पढ़ते हो प्रीलिम्स में, तो आपको अगर कोई डिफरेंस है इंग्लिश में और हिंदी में तो आपको पता चल जाएगा, लगभग अनुमान लग जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम प्रेशर होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन का हमें पता चले, लेकिन लगभग अनुमान लग जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी बात तो यही है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, हाँ, और माइंडसेट को अपना चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। बिल्कुल। फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन का जिक्र किया, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मतलब मेरे ही द्वारा एक ट्रिक कह लो आप उसे, या टिप्स कह लो, कि बिना पैसेज पढ़े आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के 90% सवालों के सही उत्तर दे सकते हैं। वो क्या है कि पैसेज जो होते हैं सब लॉजिकल होते हैं, जीएस बेस्ड होते हैं, रैशनल ऑथर होते हैं उनके, जो भी लेखक हैं। तो वो जो ऑप्शन होते हैं ना, उसमें मोस्ट जीएस बेस्ड, मोस्ट रैशनल, मोस्ट लॉजिकल सोल्यूशन बेस्ड जो बात होती है वही उत्तर होता है। ये मैंने एनालाइज करके इसका मैंने वीडियो डाला, और लाखों में व्यूज़ है उसके। हिंदी मीडियम पे भी मैंने बनाया, उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है हिंदी मीडियम बच्चों ने। तो ये हिंदी मीडियम में, क्योंकि मुझे लगता है सीसैट में बड़ी दिक्कत कर देता है, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। कई बार हिंदी में मतलब और अंग्रेजी का मतलब, वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था। वो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे प्लेन होते हैं, बिल्कुल अलग ही कर देता है उसका मतलब, और भी होते होंगे। और प्लस कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट का शायद मैथ्स में भी थोड़ा सी दिक्कत आती है, क्योंकि शायद बच्चे जो हिंदी मीडियम, काफ़ी सारे अभ्यर्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो ये चीज़ आपने काफ़ी बखूबी बच्चों को बताई। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक तरह से रामबाण है, जो जितेंद्र ने बताया अभी। तो जितेंद्र, आप अपने जैसे, ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ है, पर एकेडमिक से अलावा नॉन एकेडमिक लाइफ के बारे में बताइए। आप अपनी जर्नी के दौरान बाकी और क्या करते थे पढ़ाई के अलावा? तो मैं जनरली क्रिकेट खेल लेता हूँ, और उसके अलावा मैं जैसे कभी ज़्यादातर तो मॉर्निंग में और इवनिंग में कभी कभी मैं रनिंग करता हूँ। और उसके अलावा जो मुझे लगता है यूपीएससी की जर्नी में, मुझे ऐसा लगता है कि हम यूपीएससी में पढ़ते जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे साथ ही हुआ था, शुरुआत के 2 प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ मेरे पढ़ने की कमी थी, इस वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हमें डिप्रेशन टाइप से फील होता है कहीं ना कहीं। तो उनका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पढ़ाई के अलावा भी कोई और एक्टिविटी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खेलिए कूदिए, वो ही मत कीजिए, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा कई बार अच्छी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है ना, तो भी हम डिमोटिवेटेड नहीं होते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ लगी थी इसमें। देखो मुझे भी, मैं कई बार बोलता था कि मैं कोई दूसरा एग्ज़ाम दे लेता हूँ, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया ये था कि मुझे नहीं होता था तो मैं अपने बड़े भैया से बोल देता था। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस बारे में, अब भटकने नहीं देने में। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि मैं शायद जाने कब का भटक जाता। ये आप सही, ये काफ़ी बच्चे पढ़ाई के अलावा मतलब फिज़िकल मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। यस सर। तो जैसे रनिंग या फिज़िकल एक्टिविटी और घर के या फैमिली टाइम स्पेंड करके वो सब आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप किसी बहुत लो फील ना करें कभी अपने लाइफ में इस तरीके से। आप मुझे जितेंद्र बताइए कि 3 मिथ्याएं यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में
3 मिथ जब आपको ऐसा लगता था जब आप प्रिपरेशन में नहीं थे या स्टार्टिंग में थे प्रिपरेशन के, बट आज आपको वो मिथ्याएं लगती हैं। अब एक नए बच्चे को तो पता होना चाहिए जो स्टार्ट करेगी 3 मिथ्स अबाउट यूपीएससी एग्जाम। कुछ सर, एक मिथ तो जो मुझे अभी अपन ने चर्चा भी की है, वो तो सबसे बड़ा मिथ यही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। ठीक है। और ये मैंने बच्चों के मुंह पर ही नहीं, देखो इसमें ऐसा है कि जैसे हम बच्चे को कोचिंग में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ बार बार वो चीज़ कही जाती है कि आप हिंदी मीडियम से हैं। उस चीज़ को चाहे आप पॉजिटिव सेंस में ही कहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें नहीं कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बताएंगे ही नहीं बच्चे को कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क क्या है, बस हम उनसे जितना इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट मेहनत कर रहा है उसके पैरेलल मेहनत करवा देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी रैंक मान लीजिए फर्स्ट आ रही है तो 10 तो हमारी भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना तो हो सकता है। तो एक तो ये मिथ था, इसको दूर करना चाहिए। हाँ। और जैसे एक जो मैंने मेरे साथ तैयारी करते हैं उनमें, और मेरे साथ भी हुआ था शुरुआत में, देखो जनरली नहीं होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, लेकिन मुझे ये फेस करना पड़ा था कि कई लोगों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। कई हम ये कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या हो, जैसे अभी मेरा ही बैकग्राउंड है, तो इसको लेकर ऐसा मेरा मानना है कि आप कोई भी बैकग्राउंड रख लीजिए यूपीएससी का। यूपीएससी तो फिर एक चल रहा है अभी बीटेक वाले कैंडिडेट्स का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, बिल्कुल ये चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर कैंडिडेट, क्योंकि हमें आईआईटी में कितनी जगह आती हैं 12th के बाद, तो हर कैंडिडेट तो आईआईटी में जा नहीं सकता। तो टैलेंट तो उनमें लगभग बराबर होता है, किसी का पेपर बिगड़ जाता है उस टाइम, किसी का और रीजन हो जाता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उनसे कम टैलेंटेड है। तो एक ये मिथ था, इसको दूर करना चाहिए हमें। तो बेसिकली एक तो हिंदी मीडियम ना सोचे या ऐसा वो माहौल ना बने कि हिंदी मीडियम नहीं तो उससे थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ता है। और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट ही लोग जो है इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। ये परीक्षा उनके लिए है जो दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते जाते हैं। जैसे कि खरगोश और कछुए की जो कहानी हमने देखी है, तो यहाँ पे इस एग्जाम में कछुआ होना ज़्यादा जरूरी है खरगोश। बस मेरा भी यही था, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ना तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं दिन रात पढ़ता हूँ, ऐसी पढ़ाई मैंने नहीं करी। अच्छा। मैं नॉर्मल एवरेज पढ़ता था, एवरेज पढ़ाई, बस ये था कि मैंने रेगुलरिटी कभी नहीं तोड़ी थी कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड कैंडिडेट हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं चीज़ों को समझता था, जो चीज़ें नहीं होती थी उसमें किसी की हेल्प ले लेता था। तो बस हर कोई कर सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल। और थोड़ी एक बेहतर गाइडेंस हो। बेहतर गाइडेंस, तो गाइडेंस से मुझे याद आया कि आपको जो है कौन गाइड कर रहा था, और आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये गाइडेंस मुझे तब मिल जाता या इस तरीके का गाइडेंस मुझे तब मिल जाता तो शायद मैं पहले ही सेलेक्ट हो जाता। जर्नी होती है उसमें योगदान फैमिली का, टीचर्स का, सबका कहीं ना कहीं होता है। तो जो मेजरली गाइडेंस में होता है, तो गाइडेंस में तो कहीं ना कहीं जो एकेडमिक होती हैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनमें जैसे इंटरव्यू में देखा जाए तो सर आपका गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो लगा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले और अपनी गलतियों से सीखे, उससे बड़ा गाइडर हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। बस सही है। नहीं, कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ही, जैसे हम लोग तो यहाँ पे बनवाए इसमें जो फाउंडेशन कोर्स का बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग में ही थमा देते हैं, ये भाई यही करना है, इससे बियॉन्ड मत भटकना, ये हो जाए तब भटकना इधर उधर, पहले ये प्राइमर ये होता है। और सिलेबस और ये मतलब दो ही गाइड है आपके, दो ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दो ही बाइबल है, दो ही सब है, यही गीता है, यही कुरान है, सब कुछ यही है। ठीक है, सिलेबस और पीवाईक्यू हम तो स्टार्टिंग में ही उनको कर देते हैं कि इधर ही जकड़ना है और आंसर राइटिंग बहुत फोकस करना है। क्योंकि प्रीलिम्स के एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना कितना बाएं हाथ का खेल है। अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। और वो क्योंकि काफ़ी जनता जो दे रही, 6 लाख लोग बैठते हैं इस एग्जाम में, भरते तो 12 लाख के आसपास फॉर्म, तो वो 6 लाख एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कर रहा है, बट वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। और खेल तो मेंस का ही है, प्रीलिम्स तो फिल्टर प्रोसेस, चाय अलग चाय पत्ती अलग, छन्नी का काम है एक तरह से। तो मेंस ही में, इसलिए नाम भी उसका मेंस है, मुख्य परीक्षा।
तो पर ये जो चीज़ है ना, कई बार जैसे कि तैयारी में, जैसे मैं भी आया था स्टार्टिंग में, Yes. हमें नहीं पता थी ये चीज़ें, ठीक है। आप भी जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग गलतियों से ही सीखता है, हमने भी गलतियों से सीखी। बट अगर ये चीज़ बच्चे को बहुत पहले डे 1 से इसी दिशा में अगर मोड़ दिया जाए उसको, क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसके पास एनर्जी बहुत होती है, वो पहला जो साल होता है ना, यस जो लग के जो पढ़ता है वो फिर आगे दूसरे तीसरे चौथे साल में नहीं पढ़ता होता ना, जितना पहले साल में जो लग के वो एनर्जी देता है। तो उस एनर्जी को अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए तो फिर अलग ही मज़ा आ जाए। आपने बताया वही चीज़, हम लोग कोशिश करते पूरा, और काफ़ी बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं उससे। आपके फेवरेट क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 7 Yes. नंबर। यस सर। ठीक है। कोई ऐसी फेवरेट एक्टिविटी जो आप करना पसंद करते हो? मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना, राइट? हाँ। चलिए ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट यूपीएससी के अंदर? यूपीएससी के अंदर मुझे सारे सब्जेक्ट ही अच्छे लगते थे। ठीक है। जिसको ज़्यादा पढ़ता था वही फेवरेट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कोई और ऐसी हॉबी जो आप बताना चाहोगे? यस, मेरी एक हॉबी थी विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो जैसे लाइक कैसे आप इसको एक्सप्लोर करते थे, कहाँ कहाँ गए? इसमें एक्सप्लोर करने का जो मुझे सबसे बढ़िया लगा था, हाँ। मुझे इसमें लगते हैं साउथ के जैसे द्रविड़ शैली के मंदिर है ना, अच्छा अच्छा, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें। और एक ये अजंता एलोरा एक केव्स है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप अभी जैसे फाउंडेशन जो है लवासना मसूरी में, और Yes, अभी yes. के बीच में काफ़ी समय है, यस। तो इस बीच में आप प्लान कर रहे होंगे शायद? हाँ, मैं महाराष्ट्र जाने का प्लान कर रहा हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं, ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स, साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है, जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।